स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल दी डार्क नाइट में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी में फूड डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करता हूं। मगर बीते दिन जब मैं एक डिलीवरी देने शहर के एक क्षेत्र में जा रहा था, तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यह बात 31 दिसंबर की थी, जहां लोग नए साल के स्वागत में पार्टियां करने की तैयारी में थे। वहीं पर मैं फूड डिलीवरी में व्यस्त था। उस दिन ऑर्डर्स भी कई सारे आ रहे थे, तो मेरी व्यस्तता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह से ही ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण थकान तो हो ही रही थी, मगर ज़्यादा काम होने से अच्छे पैसे भी बन रहे थे। इसीलिए मैं भी खुशी खुशी अपने काम में लगा था। रात के 12 बज जाने के बाद, यानी कि नया साल शुरू होने के बाद, ऑर्डर्स आने कम होने लगे। मैंने भी राहत की सांस ली और कहा, चलो अच्छा है, अब कुछ पल आराम कर सकता हूँ। रात के लगभग 1 बजे फिर एक ऑर्डर आया और इस बार का ऑर्डर मेरे जगह से करीब 10 किलोमीटर दूर का था। पहले तो मैंने सोचा कि ऑर्डर एक्सेप्ट ही ना करूं। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी रात को कोई मजाक करने के लिए ऑर्डर नहीं करेगा, और क्या पता अगला आदमी सच में भूखा हो और ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका नया साल का पहला दिन मेरे कारण ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैंने डिलीवरी ऑर्डर एक्सेप्ट कर ली। मैं रेस्टोरेंट गया जहां से मुझे पार्सल को प्राप्त करना था। करीब आधे घंटे बाद मेरा ऑर्डर तैयार हुआ और मैं उसे एक्सेप्ट करके निकल गया डिलीवरी करने। रास्ते में मैंने ध्यान दिया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया था, इसलिए मैं रास्ते में पेट्रोल पंप की तलाश भी करने लगा। तभी मुझे उस कस्टमर का फ़ोन आया जिसने खाने का ऑर्डर किया था। तो मैंने उसे बता दिया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है, जिस कारण मुझे पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। कुछ दूर आगे जाने पर मैंने देखा एक पेट्रोल पंप खुला हुआ था। मैंने वहां जाकर अपनी बाइक में पेट्रोल फुल कराया और निकल गया अपने गंतव्य के लिए। दोस्तों, अब रात के लगभग 2 बजने वाले थे और मेरे सामने एक और चुनौती आ गई थी, और वो थी मेरे मोबाइल की बैटरी। सुबह से काम में लगे रहने के कारण मैंने अपने मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं की थी और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मोबाइल कभी भी बंद हो सकती थी, इसीलिए मैंने कस्टमर को कॉल किया और उनको सारी बातें बता दी। साथ ही उनके घर का पूरा पता अपने डायरी में नोट कर लिया। कस्टमर काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने मेरा समर्थन करते हुए इंतज़ार करने के लिए राज़ी हो गए। मैंने अपना मोबाइल फ़्लाइट मोड पर डाल दिया ताकि मेरी बैटरी कुछ प्रतिशत बची रहे, जिसे मैं आखिर में इस्तेमाल कर सकूं। अब मैं अपने डायरी को अपना मैप बनाकर आगे बढ़ने लगा। डायरी में मैंने जैसा जैसा लिख रखा था वैसा वैसा मुझे रास्ता मिलते गया और मैं आगे जाता गया। मैं लगभग उस कस्टमर के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में आ गया था। बस मुझे एक अंडरपास को पार करके 2 गली आगे से दाएं लेना था और वहां का पहला घर उस कस्टमर का था। मैं जब अंडरपास को पार कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ एक लड़की खड़ी है। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल वापस घुमाकर उस लड़की के पास गया, मगर वो काफ़ी घबराई हुई थी। तो मैंने उससे कहा, अरे मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं आप, वो भी अकेले? उसने कुछ कहा नहीं। तो मैंने फिर उससे कहा, आपके लिए यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वैसे तो मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मगर आप कहे तो आपको आपके घर छोड़ने में मदद कर दूँ। वो मुझसे कुछ बोलती उससे पहले ही एक बाइक पर कुछ लोग आए और वे मुझसे मारपीट कर मुझे भगाने लगे और उस लड़की से दुर्व्यवहार करने लगे। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को आगे साइड में लगाया और उस लड़की को बचाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर उस लड़की की तरफ जाने लगा। मैं उस लड़की को बचाने जाता उससे पहले ही मैंने देखा कि उस लड़की ने अपने बालों को खोल लिया है और एकदम से वो हंसने लगी। मैं तो चौंक गया कि अचानक इसे क्या हुआ, ये क्यों हंसने लगी। तभी मैंने देखा कि वो लोग
जो उस लड़की से दुर्व्यवहार कर रहे थे, अचानक वे खौफज़दा होकर इधर उधर भागने लगे। यकीन मानिए दोस्तों, उस रात उस सड़क पर सिर्फ मैं, वो लड़की और वो बदमाश लोग थे और पूरी सड़क खाली थी। उसके बाद मैंने जो दृश्य देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने देखा कि उस लड़की का रूप एकदम से बदल गया है। उसकी सुर्ख लाल आंखें मेरे जहन में खौफ पैदा कर रही थी। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं तुरंत अपने मोटरसाइकिल पास गया और उसे स्टार्ट करने लगा। मगर एक बार फिर मेरी बदकिस्मती, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ ऐसे ही भागने का प्रयास किया, मगर एक अदृश्य ताकत मुझे वहाँ से भागने नहीं दे रही थी और अब मेरी हालत किसी हलाल होने वाले बकरे के जैसी हो गई थी, जो अपनी मौत को अपने पास देखकर भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने देखा उस लड़की ने उन तीनों लोगों को हवा में ऊपर उठा दिया है और वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए चीख चिल्ला रहे थे, मगर उनके गले से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने ही उसने उन तीनों को अपना शिकार बना लिया और उन तीनों को शिकार बना लेने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं असहाय वहीं पड़ा रहा, मगर उसने मेरी तरफ आते आते अपना रूप बदल लिया। अब वो एक साधारण लड़की ही लग रही थी। मैंने महसूस किया कि अब वो अदृश्य शक्ति जो मुझे भागने नहीं दे रही थी, अब वो वहाँ नहीं है। मेरी तो भय के कारण मेरे मुख से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बदमाश लोगों को ही अपना शिकार बनाती हूँ। और मैंने महसूस किया कि तुम उन लोगों के जैसे नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर मेरी सांसें कुछ सामान्य हुई और मैंने साहस करते हुए उससे पूछा, कौन है आप? उसने मुझसे कहा, मेरा नाम पूजा है और मैं भी एक सामान्य लड़की ही थी, मगर एक ऐसी ही रात जब मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी, तब कुछ बदमाशों ने मेरे साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और उन लोगों ने मुझे नोच खाया और साथ ही मेरी हत्या भी कर दी। और तब से ही मैं, उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। शर्म से मैंने अपना सर नीचे झुका लिया। मुझे कहीं न कहीं ये बात ख़राब भी लगी कि हमारे समाज में अब भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा ही पराई स्त्रियों को गंदी नज़रों से देखते हैं। और बात ही बात में मैंने उससे पूछा कि वे लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, क्या वे लोग? मैंने इतना कहा ही था कि उसने मुझसे कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, उन लोगों को तो मैंने कब का ही उनके कर्मों की सज़ा दे दी है। मैंने फिर उससे पूछा, अगर उन लोगों को आपने दंड दे ही दिया है तो आपको अब तक मुक्ति कैसे नहीं मिली? उसने मुझसे कहा कि उसका श्राद्ध अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए। मैंने फिर उससे पूछा, तो इसके लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ क्या? तभी पूजा की आत्मा ने मुझे एक नंबर दिया और कहा कि तुम इस नंबर पर फ़ोन करके मेरे साथ घटी सारी घटनाएं बता देना और साथ ही साथ उन्हें कह देना मेरा श्राद्ध कर देने, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही उसने मुझसे कहा कि अब तुम जाओ जहाँ जा रहे थे। मैंने भी फिर उससे कुछ नहीं बोला। दोस्तों, मुझे उसके साथ हुए घटना को सुनकर उस पर दया तो बहुत आई, मगर अब मैं कर भी क्या सकता था। और मैंने उससे दुखी मन के साथ विदा लिया और वहाँ से निकल गया। अगले दिन मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया जो मुझे पूजा की आत्मा ने दिया था और सभी बातें उसके परिवार वालों को बता दी। उसके परिजन ये सुनकर शोक में डूब गए। फिर मैंने भी फ़ोन रख दिया। उसके बाद से पूजा की आत्मा मुझे दोबारा कभी नहीं दिखी।